નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું ફરીથી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। विषय हिंदी कक्षाનો और हम पढ़ रहे थे इकाई 20 धरती की शान। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान કાવ્યની સમજ આપણે આગળના પીરિયડમાં લઈ લીધી છે। થોડું ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ। ધરતી કી શાન કાવ્યના કવિ છે પંડિત ભરત વ્યાસ અને આનું સાહિત્ય પ્રકાર છે ગીત। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રસ્તુત ગીત છે એ 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गोरी એમાં લેવામાં આવ્યું હતું। यहाँ पे मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया है। अपने बुद्धिबल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां भी प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, કાવ્યમાં આપણે જોયું હતું કે મનુષ્યની અંદર ઈશ્વરનો નિવાસ बतावવામાં આવ્યો છે। पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में है। मनुष्य है वो मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती आकाश को भी एक कर सकता है। पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियाँ भी छिपी हुई है। मनुष्य पृथ्वी का लाल है, पुत्र है। उसकी छाती में महाकाल भी बैठा हुआ है। महाकाल यानी कि शिव। साक्षात हिमालय उसका मस्तक है। उसकी वाणी में युग की पुकार है और उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। काल को भी थामने की उसमें ताकत है। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती को समान धीरज रखने की भी शक्ति है। तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक भी सकता है और पशुता को जीत भी सकता है। वह आकाश से ऊंचा उड़कर दिखा सकता है और वह काल को भी रोक सकता है। तो અહીંયા મનુષ્યને કહેવામાં આવે છે કે ધરતીના જેવો ધીર રાખવાવાળું પણ છે, એવી શક્તિ પણ એનામાં રહેલી છે। इसी तरह उसमें अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति समाई हुई है। मनुष्य अगर ठान लेना तो काल को भी आगे बढ़ने से वो रोक सकता है। સમયને પણ એ રોકી શકવાની તાકાત રાખે છે। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, પાપનું જે તોફાન મચી રહ્યું છે તે ચાહે તો એ રોકી શકે છે। जो पशुता आज सिर उठाए चल रही है, उसे भी वो परास्त कर सकती है। हे मनुष्य, तुझमें जो बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तू આકાશની અંદર જેમ ચાહે તેમ ઉડી પણ શકે છે। કહે છે કે यही भाव इस काव्य में बताया गया है। मनुष्य धरती की शान है। हमारी महानता का प्रमाण इस काव्य में हमें दिखाई देता है। सो विद्यार्थी मित्रों, કાવ્યની સમજ આપણે લઈ લીધી હતી। આજે આપણે એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાના છે અને એની સાથે એક નિબંધ પણ આપણે સમજવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે સ્વાધ્યાયની તરફ સમજૂતી લઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો એક એક શબ્દમાં उत्तर। धरती की शान कवि का नाम पंडित भरत व्यास है। मनुष्य मिट्टी से क्या निकाल सकता है? तो कि अमृत को निकाल सकता है। मनुष्य की छाती में कौन बैठा है? महाकाल बैठा है। मनुष्य की धीरज किसके समान है? तो कि धरती के समान है। मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? तो कि अमरता का वरदान मिला है उसको। ऐसे ही एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कि कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया है इस काव्य में। आप क्या क्या कर सकते हैं? तो कि एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आगे का प्रश्न, मनुष्य किससे क्यों निचोड़ सकता है? तो कि मनुष्य चाहे तो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य किस पर विजय पा सकता है? तो कि मनुष्य पाप और पशुता पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? तो कि मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान बताया गया है। धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो कि ધરતીના જેવો ધીર મનુષ્યને કહેવામાં આવ્યો છે। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो कि काल को भी थाम सकता है, इस समय ने पण रोकी શકે છે। आगे के प्रश्न देखते हैं। 2-3 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला है, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा? तो कि कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है, तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। कवि पृथ्वी के लाल से क्या कहते हैं? तो कि पृथ्वी मनुष्य को, कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है, तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है? तो कि मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों और प्रलय को भी वो रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक है कि हिम्मतથી अगर मनुष्य काम ले तो શું કરી શકે છે? तो कि हिम्मतથી काम ले तो धरती पर जो फैल रहे पाप है वो रोक सकता है और उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। तो चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और कैसे? तो कि कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी वो मोड़ सकता है। એના પ્રવાહનો વળાંક આપી શકે છે। वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी वो जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है। कोना जेवू? तो कि पवन सा गतिमान है। पवननी जेवी गति છે એવી જ मनुष्यની અંદર પણ गति समाયેલી છે। इसीलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। आगे का प्रश्न है हमारा, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? उसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो कि धरती की शान कवि का तात्पर्य है मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। धरती की शान से कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे, कि कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। ऐसे असंभव काम भी मनुष्य ने कर दिखाए संभव करके। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिखाया है। इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। आगे तीसरा प्रश्न, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो
धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज युग बदल सकती है। क्या बदल सकती है उसकी आवाज? युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। सो विद्यार्थी મિત્રો, આ હતા તમારા મોટા પ્રશ્નોના જવાબ। અને આગળ હવે આપણે વ્યાકરણનો વિભાગ જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે, પર્યાયવાચી શબ્દોની જોડી બનાવવાની છે। તો ચાલો, અહીંયા પહેલો શબ્દ આપ્યો છે નભ। નભ તો એનો પર્યાયવાચી શબ્દ થાય છે આકાશ। ભૂચાલનો અર્થ છે ભૂકંપ। ભાલ, ભાલનો अर्थ છે ललाट। निज यानी कि अपना, और ताल यानी कि लय, और लास्ट वाला शब्द है भ्रुकुटी यानी कि प। आगे का प्रश्न हम देखें। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां बनानी है। अ विभाग में शब्द दिए हैं, ब विभाग में उसके जवाब दिए हैं। सो हमें उसे ढूंढ के लिखने हैं। अमृत का विरोधी शब्द है जहर। अमर का विरोधी शब्द है मर्त्य। धीर का विरोधी शब्द होता है अधीर, और प्रलय का विरोधी शब्द है निर्माण। आगे का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया है पर्व। हम लिंग पहचानने के लिए शब्द के साथ कैसा, कैसी जैसा प्रश्न करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिंग कौन सा है वो जानने को मिलता है। पर्व, यहाँ पे पहला शब्द पर्व दिया है, तो पर्व कैसी है नहीं, पर्व कैसा है। तो कैसा शब्द से प्रश्न पूछा गया है तो वो पुल्लिंग शब्द बनता है। मस्तक भी कैसा है, तो कि वो भी पुल्लिंग शब्द है। भगवान पुल्लिंग शब्द। जल पुल्लिंग है। समय वो भी पुल्लिंग शब्द है। और गति, गति कैसा है नहीं, गति कैसी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द बनता है। आगे है भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तो यहाँ पे ये जो अमृत शब्द है वो भावसूचक शब्द है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो शक्ति शब्द है वो भावसूचित शब्द है। वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है, तो ये ऊंचाई शब्द है वो है उसका भावसूचक शब्द। मैंने आपको भाववाचक संज्ञा की समझ पहले दी है, सो आप एक बार फिर से वो पढ़ लेना, तो आपको फिर से ये प्रश्न के जवाब है, भाववाचक संज्ञा पहचाननी है, वो फिर से याद आ जाएगी। तो चलिए, आगे का प्रश्न है हमारा, वाक्यों की रचना की दृष्टि से उसके प्रकार लिखने हैं। तो हमने 3 प्रकार के वाक्यों की समझ ले ली है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य यानी कि एक छोटा सा वाक्य दिया होता है, एक ही वाक्य आता है, वो सरल वाक्य है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाया गया है, तो वो संयुक्त वाक्य हो सकता है और मिश्र वाक्य हो सकता है। दोनों के नियम के अनुसार उसे पहचानना है, वो भी मैंने आपको इसके बारे में भी समझ दी है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाया है, लेकिन वो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो हमें सत्य बोलना चाहिए, किंतु वह अप्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये
संयुक्त वाक्य बनता है। आगे का वाक्य है, वह यही भारत देश है जिसकी संस्कृति महान है। तो ये है एक वाक्य मेन है, मुख्य है, और दूसरा गौण वाक्य होता है। तो ये वाक्य मिश्र वाक्य बनता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे अग्नि की लपट, उसे हम ज्वाला कहते हैं। बर्फ से बना हुआ पहाड़, तो उसे हम हिमगिरी कहते हैं। और जो कभी भी नहीं हो सकता, उसे हम असंभव कहते हैं। किसी के अंदर समाया हुआ, तो वो शब्द क्या होता है? अंतर्निहित। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ મોડે પણ કરવાના છે અને તમારા સ્ટડી મટીરિયલમાં એક સુંદર અક્ષરે લખવાનું પણ છે, જે તમારું આ હોમવર્ક છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેસનનો અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આગળનું એક ટોપિક છે નિબંધ, એના વિશેની સમજ મેળવવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને પહેલાં પણ આના વિશેની સમજ આપી હતી કે આપણને નિબંધ આપ્યા છે, એ નિબંધમાંથી આપણને જે નિબંધના વિષય, એના વિષય ઉપર આપણને સારું આવડતું હોય એવો જ નિબંધ આપણે લખવાનો છે. અને મેં તમને એના પોઈન્ટ્સની પણ વાત કરી હતી કે આપણે નિબંધની શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની છે, કે આકર્ષક અને વિષયના સંબંધિત હોય તેવી એની શરૂઆત હોવી જોઈએ. મધ્યનો ભાગ છે એમાં વિષયની ચર્ચા કરવાની હોય છે, અને જેનો અંત ભાગ હોય છે, જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ હોય છે, એમાં એ અંત ભાગ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે પ્રભાવશાળી અને થોડો નાનો હોવો જોઈએ. સંપૂર્ણ નિબંધ છે એનું તાત્પર્ય અને વક્તવ્ય એક બે વાક્યની અંદર આપણે સમાવી લેવાનું હોય છે. વિશેષ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાતો મેં તમને કીધેલી છે કે વ્યાકરણ અને વર્તની એટલે કે જોડણીની દ્રષ્ટિએ નિબંધ છે એ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. નિબંધના જે વાક્યો છે એ કેવા સ્પષ્ટ, સરળ અને આપણને સુવાચ્ય હોય તે પ્રમાણે એનું લખાણ હોવું જોઈએ. સરળ અને પરિચિત શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. उचित विराम चिन्हों પણ એમાં મૂકવાના હોય છે. निबंध में किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी है. ફરીના ફરી એકની એક વાત આપણે रिपीट नहीं करवानी होती. विचारों के अनुसार निबंध को हम कितने पैराग्राफ में 4 या 5 पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं. નિબંધની જે લખવાની પદ્ધતિ છે એ આપણે સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવાની છે. નિબંધ લખાઈ ગયા પછી એક વખત એને વાંચી લેવાનો છે, અને કંઈ પણ શબ્દમાં કે વાક્ય લખવામાં કંઈક મિસ્ટેક થઈ હોય તો એને આપણે સુધારી શકીએ એના માટે, અથવા તો કઈ વસ્તુ એવી લખવાની રહી જતી હોય તો એ પણ આપણે ઉમેરી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ નિબંધ લખો ત્યારે આ બધી જ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે, અને ત્યાર પછી એની અંદર આપેલા જે મુદ્દા છે એ મુદ્દાને એક વખત સમજવાના, અને ત્યાર પછી નિબંધ લખવાની શરૂઆત કરવાની. નિબંધ લખાઈ ગયા પછી એકવાર નિબંધને વાંચી પણ લેવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણી કોઈ ભૂલ હોય તો એને સુધારી શકાય. તો ચલો આજે આપણે એવા જ એક નિબંધની વિશે સમજ મેળવીએ. નિબંધ છે મેરી પ્રિય પુસ્તક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો પ્રસ્તાવના લખવાની છે. મુદ્દા આપ્યા છે લેખક કી ईमानदारी, लेखक के व्यक्तित्व के विकास की झलक, अनेक विषयों पर लेखक के विचार, એમની ભાષા શૈલી, અને આ પુસ્તક ઉપરથી આપણને શું પ્રેરણા મળે છે તે વિશેના વિચારો આપણે લખવાના હોય છે. તો અહીંયા કહે છે કે માનવ જીવન में अच्छे पुस्तकों का बड़ा महत्व है. માનવ જીવનમાં સારા પુસ્તકોનું મહત્વ ઘણું બધું હોય છે. उत्तम पुस्तकें कैसी होती है? तो कि अच्छे मित्र, गुरु और मार्गदर्शक का काम करती है. પુસ્તક વાંચવાથી, પુસ્તક છે એ આપણો એક સારો મિત્ર છે. પુસ્તક વાંચવાથી આપણને જ્ઞાન મળે છે, સારો ગુરુ છે, અને બીજું કે આપણને માર્ગદર્શન પણ મળે છે. ઉનકે અધ્યયન से हमारा ज्ञान कोश बढ़ता है. જ્ઞાનનો જે ભંડાર છે એ વધે છે. जीवन सृष्टि, जीवन की जो दृष्टि है वो विशाल बनती है. जीवनने જોવા માટેની જે दृष्टि છે એ પણ વિશાળ બને છે. और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में वो सहायता भी मिलती है.
अध्ययन के प्रति अपनी रुचि के कारण मैंने अब तक कई उत्तम पुस्तकें पढ़ी है। मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि उन सब में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है इस पुस्तकों ने, कि ये पुस्तक पढ़ने से मुझे जो भी कुछ मेरे अंदर मेरी जो विचार शक्ति है वो खिली है। सत्य के प्रयोग वास्तव में गांधी जी के जीवन की પ્રયોગશાળા की प्रामाणिक तस्वीर है। ગાંધીજીએ જે એમનું પુસ્તક લખ્યું છે સત્યના પ્રયોગો, એ ગાંધીજીના જીવનનું એક પ્રયોગશાળા અને પ્રામાણિક રીતે લખેલું આ એક પુસ્તક છે। इसके एक एक प्रकरण में सत्य का उद्घाटन हुआ है। सत्य ने बतावવામાં આવ્યું છે। गांधी जी ने अपनी दुर्बलताओं को स्पष्ट चित्रण करके उनसे शिक्षा पाने के बड़े प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। એમના જે પ્રસંગો છે, એમની દુર્બલતાને બતાવવાળા પણ પ્રસંગો છે, તે પણ એમને અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યા છે। એમને માંસાહાર, धूम्रपान, चोरी, आत्महत्या, पत्नी के प्रति कठोर व्यवहार आदि प्रसंगों में गांधी जी के स्वाभाविक रूप देखते ही बनते हैं। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में उनके स्वाभिमान, उसके जो स्वाभिमानी, स्वावलंबी और सत्याग्रही स्वरूप बताते हैं। ગાંધીજીનો સ્વભાવ કેવો હતો તેના વિશેની ઝલક અહીંયા મળે છે। उस साधारण व्यक्ति में कितने असाधारण गुण छिपे हुए थे। इस प्रकार सत्य के प्रयोग गांधी जी के जीवन का सच्चा दर्पण है। सत्य के प्रयोग या आत्मकथा गांधी जी की जीवन यात्रा का ही नहीं, उनके व्यक्तित्व की यात्रा का भी दर्शन कराती है। इसमें हम देखते हैं कि किसी तरह मोहनदास नाम का एक डरपोक शर्मीला लड़का माता के वचनों से बंधकर लंदन में संयम और परिश्रम से वकालत की डिग्री लेकर दक्षिण अफ्रीका में न्याय और मानवता की ज्योति जलाकर अंत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी सेनापति के रूप में विश्ववंद्य बन जाते हैं। एक सामान्य व्यक्तित्व के असामान्य बनने की जो यात्रा है, वो यात्रा जितनी रोचक है उतनी ही प्रेरक भी है। उससे हमें, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। ये सब बातें ये पुस्तक पढ़ने से मुझे भी सीखने को मिली है। इस पुस्तक में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, धर्म, भाषा, जाति पाति, अस्पृश्यता आदि अनेक विषयों पर अपने विचार और मान्यताएं यहाँ पे व्यक्त की गई है। इनसे हमें उस महामानव के चिंतन की झलक मिलती है। गांधी जी की सूक्तियाँ रामबाण की तरह मर्म पर प्रहार करती है। એમને જે પણ કંઈ લખ્યું છે એ કેવું છે, રામબાણ જેવું સાબિત થયું છે। गांधी ने अपनी यह आत्मकथा इतने सहज ढंग से लिखी है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सरल और प्राप्य छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने भाषा और भाव का सारा वैभव भर दिया है। नानी नाना वाक्योથી એમની ભાષાનો જે ભાવ છે એ ભાવને વ્યક્ત કર્યો છે। कहीं कहीं तो उसे पढ़ने में काव्य सा आनंद भी मिलता है। आगे इस प्रकार सत्य के प्रयोग एक महान मानव के जीवन की प्रेरक कथा है। हाँ, इसमें हमारे देश के इतिहास की भी सुंदर झलकियाँ हैं। इस आत्मकथा ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। इस पुस्तक को पढ़कर न जाने कितने लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। इस पुस्तक के प्रभाव से ही मैंने कई बुराइयां छोड़ दी है और मेरे चरित्र का विकास हुआ है।
अब तो गांधी जी के आदर्शों पर चलना ही मेरे जीवन का ध्येय बन गया है। जिस प्रकार गांधी जी मेरे प्रिय नेता है, उसी प्रकार उनकी यह आत्मकथा मेरी प्रिय पुस्तक है। ये जो उनकी आत्मकथा है वो मेरी प्रिय પુસ્તક બન ગઈ है। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુસ્તકો વાંચવાથી આપણા જ્ઞાનની અંદર વધારો થાય છે, આપણામાં શબ્દ ભંડોળ વધે છે। એવી રીતે અલગ અલગ પુસ્તકો વાંચતું રહેવું જોઈએ અને એમાંથી અહીંયા લેખકે આ નિબંધની અંદર ગાંધીજીની એક આત્મકથા છે તેના વિશેનો અહીંયા આ પુસ્તક વિશેની અહીંયા આ નિબંધની અંદર ચર્ચા કરી છે। તમે તમારું પ્રિય પુસ્તક વિશે પણ લખી શકો છો। અહીંયા તમારે મનગમતું જે તમારું પુસ્તક હોય એ પુસ્તક વિશે તમે લખી શકો છો અને એના ઉપરથી તમને શું પ્રેરણા મળી છે અને તમારી અંદર કેવો એ પુસ્તકથી બદલાવ આવ્યો છે તેના વિશેની માહિતી પણ તમે અહીંયા બતાવી શકો છો। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સેશનમાં આપણે કાવ્યવીર ધરતી કિસાન એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરી અને ત્યાર પછી એક નિબંધની પણ આપણે સમજ લીધી છે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા નિબંધ તમને પૂછાઈ શકે છે, તો એમાં આપેલા પોઈન્ટ્સ એને સમજી અને તેના વિશેના વિચારો છે આપણા તે સરળ અને સ્વચ્છ ભાષાની અંદર આપણે નિબંધરૂપી લખવાનું છે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સેશન અહીંયા પૂરું થાય છે। ફરીથી નવા સેશનમાં નવા ચેપ્ટરની સાથે મળીશું। હેવ અ નાઇસ ડે। વંદે માતરમ।